नमस्ते दोस्तों, आज हम श्रीलंका की इकोनॉमी के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे शुरू इकोनॉमिक से पूर्व हम श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। तो श्रीलंका देश बहुत ही एक खूबसूरत और बहुत ही कम क्षेत्रफल वाला देश है। तो हम देखते हैं श्रीलंका का श्रीलंका का सबसे शुरू आज़ादी कब मिला, श्रीलंका का नाम क्या था, तो ये हम देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो श्रीलंका 1948 में बोला जाता है दोस्तों स्वतंत्र हुआ, और गणराज्य स्थापित बोलते हैं 1972 में। तो गणराज्य स्थापित हुआ, उससे पूर्व श्रीलंका का नाम श्रीलंका नहीं था। क्या था? सीलोन नाम था, और 1972 में इसका नाम परिवर्तन कर लंका रख दिया गया, लंका नाम रख दिया गया। परंतु 1978 से 1978 के मध्य कुछ मांग चली कि श्रीलंका शब्द में कुछ सम्मान सूचक शब्द जोड़ा जाए, तो उससे वहाँ की जनता द्वारा मांग की वजह से श्री शब्द जोड़ा गया। तो आज इट इज़ हमारा पड़ोसी देश कौन सा? श्रीलंका। तो बहुत ही सुंदर नाम ये हो गया हमारे श्रीलंका के नामकरण से। परंतु हम देखते हैं भौगोलिक, जो भारत का पड़ोसी देश है और भारत से केवल 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और उनके मध्य पाक जल संधि बनाया जाता है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और श्रीलंका के जो देखेंगे दाएं साइड बंगाल की खाड़ी और बाएं साइड अरब सागर है। बाएं दिशा में अरब सागर और दाएं दिशा में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में है उसके हिंद महासागर। तो इस तरह से श्रीलंका चहुं ओर समुद्र से घिरा हुआ है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं श्रीलंका की राजधानी आज वर्तमान में कोलंबो और जयवर्धनेपुरा कोट्टे हैं। कोलंबो हैं वाणिज्यिक दृष्टि से है दोस्तों न्यायालयीन एवं कार्यकारी राजधानी बोला जाता है, और जयवर्धनेपुरा कोट्टे हैं प्रशासनिक या वैधानिक रूप से संचालित है। तो इस तरह श्रीलंका में 2 राजधानी संचालित है दोस्तों। तो ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से हम देखें श्रीलंका के नामकरण भौगोलिक। अब देखते हैं हम श्रीलंका की आय कैसे। अब अर्थव्यवस्था जानने से पहले हम श्रीलंका की आय भी देख लेते हैं। श्रीलंका की राजस्व में कहाँ कहाँ से आय होती है। तो सबसे शुरू श्रीलंका का मोस्ट आय अवेलेबल है टूरिज़्म। 2000 कोरोना से पूर्व, कोरोना जब से आया दोस्तों तो पूरे दुनिया में को प्रभावित कर चुका था। हर देश की टूरिज़्म समाप्त हो चुकी थी पूर्ण रूप से। परंतु श्रीलंका की जो इकोनॉमिक है, जो आय थी, वो मुख्य रूप से टूरिज़्म पर ही निर्धारित थी। टूरिज़्म जैसे ही कोरोना इफेक्ट आया और टूरिज़्म ऐसी पूरे देश की तबाह हो चुकी थी, और उससे पूर्व भी बहुत सी घटनाएं हुई श्रीलंका में। तो उसको हम देखते हैं एक करके। जो आय निर्धारित था वो टूरिज़्म पर निर्धारित था, एफडीआई था, जो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी श्रीलंका की। अर्थात कहने का मतलब जो 50% इकोनॉमिक टूरिज़्म थी जो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। अब देखते हैं श्रीलंका की जो इकोनॉमिक थी, आय थी, उसको कैसे कैसे किस किस पॉइंट से प्रभावित हुआ वो देखते हैं। तो सबसे शुरू देखते हैं दोस्तों वहाँ की सरकार कौन है। वहाँ 2 पार्टियों से संचालित होती है, 2 पार्टियाँ हैं, उस तरह से संचालित होती है। और आज वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं, जिसके निर्णय से आज ये इकोनॉमिक डामाडोल हो चुकी है श्रीलंका की। उसको हम देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ। तो पहला पॉइंट है दोस्तों श्रीलंका के द्वारा अत्यधिक कर्ज लेना, जो श्रीलंका के इकोनॉमिक को बिगाड़ चुके थे। कर्ज लेना तो सही है दोस्तों, परंतु उसका सही निवेश करना भी बहुत ज़रूरी है। निवेश तो किया गया, परंतु उस पर भ्रष्टाचार भी पूर्ण रूप से संलिप्त था। तो ये सरकारें भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पाई, और चीन से, आईएमएफ से सर्वाधिक रूप से कर्ज इन्होंने लिया था। परंतु चीन से लिया गया कर्ज, जानते हैं दोस्तों, सभी देश उस पर निर्भर हो चुके हैं। अधिकतर देश हमारे पड़ोसी, और लोन लेते जा रहे हैं, कर्ज में डूबते जा रहे हैं। उसे चाइना की रणनीति है, कर्ज दो और डुबो दो देश को। तो ये है, श्रीलंका पर भी एक इफेक्ट पड़ा, और श्रीलंका को जो दिया गया कर्ज था वो दिनों दिन बढ़ता गया, और उसको चुका नहीं पाने की वजह से वो हब्बन-टोटा जो पोर्ट है श्रीलंका की, जो सबसे बड़ी बंदरगाह है, जिससे आय, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा आय मिलती थी श्रीलंका को, उसको चीन को 99 साल के लीज पर देना पड़ा। तो ये उनके लिए एक सबसे घाटा हुआ। ये इकोनॉमिक में भी इफेक्ट किया, और इसके अर्थव्यवस्था में डगमगाने का ये भी एक रीज़न है। दूसरा पॉइंट से देखें
तो वहाँ की जो सरकारें थी 2019 में आपने जनताओं को आयकर में कुछ छूट दिए, कुछ छूट नहीं, बहुत ही छूट दिया गया, जिससे वहाँ की जो राजस्व है राजस्व में आए थे वो एकाएक 20% के लगभग इफ़ेक्ट कर गया, 20% के लगभग इफ़ेक्ट किया और वहाँ के राजस्व में कमी हो गई। तो ये भी लोक लुभावन जो सरकार द्वारा दिया जाता है जनता को, वो कभी कभी अच्छा भी होता है, परंतु कभी कभी वो माइनस में चला जाता है, और जिससे कि ये श्रीलंका के लिए एक बहुत ही बड़ा, श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, और ये इफ़ेक्ट किया, ये भी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करने में ये भी बहुत ही बड़ा सहयोग प्रदान करता है, श्रीलंका की इकोनॉमी को लुटिया में डुबा दिया। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, जब आतंकवादी घटना हुआ, जब 2019 के ही करीब आतंकवादी घटना हुआ, 2 चर्चों में बम ब्लास्ट हुए, जिससे बहुत ही नुकसान हुआ और बहुत ही जन धन का हानि हुआ, जिससे श्रीलंका के टूरिज़्म में और इफ़ेक्ट किया। कोरोना से पूर्व हुआ था और ये तो टूरिज़्म को इफ़ेक्ट किया, परंतु कोरोना तो और भी कर दिया। तो जिस तरह से जो श्रीलंका की मेन आय थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट दोस्तों, बहुत ही खतरनाक हुआ। तो ये इस तरह से कोरोना तो पूरे दुनिया को प्रभावित किया, तो साथ ही साथ श्रीलंका को ज़्यादा ही कर दिया। चौथा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, फर्टिलाइज़र, जो केमिकल फर्टिलाइज़र थी, वहाँ के किसान जिससे खेती करते थे, जो खाद के रूप में प्रयोग होता था, उसको वहाँ की सरकार की सोच अच्छी थी कि जैविक खाद हम प्रयोग करेंगे, परंतु केमिकल फर्टिलाइज़र को एकाएक समाप्त कर देना, अर्थात आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना, तो ये श्रीलंका की जो किसान थे, जो कृषक वर्ग थे, उस पर इफ़ेक्ट किया। और साथ प्रतिबंध तो लगाया, परंतु उनको जैविक खाद भी उनको मुहैया कराना था, परंतु ये नहीं करा पाया और उससे वहाँ की जो खाद्य संकट उत्पन्न हो चुकी थी। तो इस तरह से वहाँ की महंगाई दिनों दिन, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी हुई है, और साथ ही साथ श्रीलंका में और भी इस तरह से इफ़ेक्ट पड़ चुका था। तो ये जो 4 पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से श्रीलंका की इकोनॉमिक में इफ़ेक्ट पड़ चुका था। अब देखते हैं दोस्तों, जो अन्य देशों के द्वारा श्रीलंका को मदद की जाती है, जिसमें चीन भी है, भारत है। तो भारत द्वारा जो भी सहयोग किया जा रहा है, तो वो सहयोग भारत को आगामी फ़ायदा तो पहुँचेगी ही, और अगर सरकार, यहाँ की जनता द्वारा ज़रूर क्वेश्चन रहता है कि क्यों मदद की जा रही है, खुद हमारे देश में इतनी संकट है, तेल नहीं है और खाद्यान्न भी संकट है और महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो क्यों इस तरह से मदद की जा रही है। परंतु इसके पीछे कुछ यहाँ की सरकारों की लॉजिक रहती है दोस्तों, कि लॉजिक और समझदारी है कि वहाँ की जो जनता है, जो प्रताड़ित हो रही है, जो महंगाई से ग्रसित है, वो कहाँ आएंगे भागकर, हम ही करीब हैं, हम केवल 31 किलोमीटर दूरी है, और वहाँ की जनता कहाँ आएगी, भारत में आएंगी। जिस तरह से म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेश, भारत इस तरह से घुस रहे हैं, तो ये यहाँ की इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करेगी। उसी तरह श्रीलंका जो आज इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, तो वहाँ की जनता कहाँ भाग के आएगी, भारत में, तो भारत की भी इकोनॉमी पर इफ़ेक्ट करेगा, और यहाँ की जो रहवासी हैं, यहाँ के लोग हैं, उस पर भी इफ़ेक्ट करेगा। तो इस तरह से भारत सरकार की सोच है, वहाँ मदद किया जाए, वहाँ आर्थिक जो संचालित कर सकते हैं इकोनॉमिक, हम भी वहाँ इकोनॉमिक से कुछ संचालित कर सकते हैं, तो ये हमें फ़ायदा होगा, तो आगामी हमें फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ भारत सरकार की सोच है और अच्छी है। तो ये सब चीज़ों से हमें आज के देख रहे हैं हम, श्रीलंका की इकोनॉमी किस तरह से डामाडोल हो चुकी है। तो इससे हमें सीखने को यही मिलती है दोस्तों, कि लोक लुभावन जो आयोजन है, जो योजना चलाती है सरकार, उससे हमें जनता को बचनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा टैक्स जो पटाया जाता है, और 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में केवल 5 करोड़ आबादी ही सही रूप से और संपूर्ण रूप से एक टैक्स पटाती है। तो इसे बढ़ाकर इस परसेंट को बढ़ाना चाहिए और उस पर राहत दिया जाना चाहिए, ताकि लोगों को ज़रूर कुछ राहत मिल सके। तो इस तरह से हमें सीखना चाहिए। ये तो आज की जो श्रीलंका की इकोनॉमिक है, तो इस पर हम विराम करते हैं दोस्तों, और ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों, तो इस पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।